दोस्तों, अगर कभी आपको अपने घर के आसपास सांप दिख जाए तो सनसनी फैल जाती है। सामान्य तौर पे छोटे सांप ही शहरी इलाकों और बाकी जगहों पे नजर आते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे सांप हैं जिनके बारे में जानने भर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी लंबाई, रंग रूप और जहर की जानकारी इसके लिए काफी है। साथ ही दोस्तों, कुछ सांप या जीव ऐसे भी थे जो अगर आज भी जिंदा होते तो शायद आज हम और आप जिंदा ही नहीं होते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जीव के बारे में, जिसके बारे में सुनने और उसकी ताकत के बारे में जानने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। साथ ही अगर अभी तक आप हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा एनाकोंडा, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन में से लगभग हर किसी ने एनाकोंडा मूवी एक बार तो कम से कम जरूर ही देखी है। और साथ ही दूसरी बात ये भी है कि सच में ही एनाकोंडा अभी पृथ्वी पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। वैसे सोचिए, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े सांप और दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ को जोड़ें तो हॉलीवुड की एक नई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हमेशा से ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा रहा है या दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ कैसियस ही रहा है। दुनिया में हमेशा से इन दोनों का बोलबाला नहीं हुआ करता था, क्योंकि आज हम जिस सांप और मगरमच्छ के बारे में बात करने वाले हैं उनके सामने ये दोनों ठीक वैसे ही लगने वाले हैं जैसे आयरन मैन के सामने बैटमैन लगता है, यानी बिल्कुल बच्चे लगेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रोनोसॉरस और टिटानोबो के बारे में, जो आज से लाखों साल पहले हमारी धरती पे हुआ करते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय पानी हो या जमीन, हर जगह इनका ही बोलबाला था। ये दोनों जीव उस समय के हर जीव के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आज ये जीवित होते तो क्या होता? अगर ये जीवित होते तो क्या हमारा आपका कोई अस्तित्व होता? चलिए देखते हैं क्या होता अगर आज भी ये जिंदा होते तो। खैर, सबसे पहले बात करते हैं टिटानोबा सांप की, जो आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर मौजूद था। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 10 मिलियन साल तक ये जीव धरती पर जन्म लेने वाले हर जीव से बड़ा और ताकतवर हुआ करता था। टिटानोबो आकार में करीब 43 फीट लंबा हुआ करता था और इनका वजन 1 टन से भी अधिक हुआ करता था। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये सांप कितने भारी होते होंगे या उस वक्त कैसे दिखते होंगे? इनकी लंबाई मापने के लिए अगर आप 6-6 फीट के 8 लोगों को भी लाइन से लेटा दें तो भी ये उनकी लंबाई के सिर्फ और सिर्फ आसपास ही पहुंच पाएंगे। अब जरा एनाकोंडा और टिटानोबो का कंपैरिजन कर लेते हैं। आपको बता दें कि एनाकोंडा का वजन और लंबाई टिटानोबा के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आसान भाषा में आपको समझाएं तो एनाकोंडा टिटानोबा से आधा भी नहीं है। टिटानोबा हिप्पोपोटामस को अपना भोजन बनाने का दम रखता है। 58 मिलियन साल पहले हिप्पोपोटामस नहीं हुआ करते थे, इसलिए ये जीव मगरमच्छों को अपना भोजन बनाया करता था। ये मगरमच्छ को बड़ी ही बेरहमी से अपनी कुंडली में जकड़ लेता था और फिर उसे अपना भोजन बनाया करता था। अगर बात शिकार की ही हो रही है तो क्रोनोसॉरस भी एक खूंखार शिकारी था, जो अपने शिकार को बहुत ही बेरहमी के साथ मारता था और उतनी ही बेरहमी से उसे खाता भी था। हालांकि इसकी लंबाई टिटानोबा से कम थी, लेकिन शिकार के मामले में ये दोनों ही कमाल की ताकत रखते थे। क्रोनोसॉरस के जबड़े में मजबूत और नुकीले दांत हुआ करते थे, जो शिकारी को बचने का कोई मौका नहीं दिया करते थे। इसके अलावा क्रोनोसॉरस की लंबाई 33 फीट हुआ करते थे, जो कि आज के समय में पाए जाने वाले सभी शार्क मछलियों से भी ज्यादा है। साथ ही साथ इस जीव का वजन 12 टन के बराबर था। अगर इसकी शरीर की बनावट की बात करें तो ये आज के मॉडर्न क्रोकोडाइल की तरह था, बस इसका आकार आज के मॉडर्न क्रोकोडाइल से काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था और शरीर भी 4 रिबकेज और एक ताकतवर पूंछ के साथ काफी मजबूत था। क्रोनोसॉरस बहुत ही अच्छे तैराक थे, जो पानी के अंदर भी बड़े शातिर तरीके से अपने शिकार को पकड़कर मारने के लिए जाने जाते थे। अब अगर इन दोनों जीवों का कंपटीशन किया जाए तो आपको बता दें कि इन दोनों जीवों का कभी भी एनकाउंटर नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ही जीव अलग अलग समय काल से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही इन दोनों जीवों के हैबिटेट में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। जहां क्रोनोसॉरस दक्षिण समुद्र के ठंडे पानी में रहना पसंद करते थे, वहीं दूसरी तरफ टिटानोबा गर्म जलवायु में रहने के शौकीन थे। इन दोनों में भले ही काफी चीजें अलग थी, लेकिन एक चीज समान थी और वो थी इनका खौफ। जरा सोच करके देखिए कि ये दोनों जीव अगर एक साथ इस धरती पर जिंदा होते तो क्या होता? क्या ये शांति से हमारे बीच रह पाते या इनका कहर मानव प्रजाति का अंत ही कर देता? हालांकि ये बहुत बड़ा और ऐसा सवाल है जिसका सही और सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर टिटानोबा अभी धरती के ऊपर जिंदा होते तो ये जरूर भूमध्य रेखा के ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते, यानी कि ये जीव कोलंबिया और उसके आसपास के लगभग 8-10 देशों में देखने को मिलते और पेरू जैसे देशों में बसते, जहां का तापमान इनके लिए बिल्कुल सटीक माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो कोलंबिया और ब्राजील के लोगों को इनकी उपस्थिति को लेकर काफी सतर्क रहना होता। उन्हें अपने घर के चारों ओर बिजली की तारों से फेंस करना पड़ता ताकि ये जीव उनके घर में न घुस पाए।
उनका परिवार और उनके पालतू जानवर इनसे बचे रहें। इसके अलावा उन्हें सोते समय भी अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक गन रखनी पड़ती जो मुश्किल के समय में उनका साथ देती। जरा सोच कर देखिए इन हालातों में इंसान का जीवन कैसे खौफ के साए में बीतता। हालांकि शायद ही ये जीव इंसानों को अपना खाना बनाने में कोई दिलचस्पी रखते, लेकिन ये आकार में बड़े जीवों को अपना शिकार जरूर बनाते, क्योंकि चूहों और छोटे जीवों को खाने से शायद ही इनकी भूख मरती। इंसानों से और हाईटेक सिटीज से टितनोबा दूर ही रहते, क्योंकि आप ये बात मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया का सबसे बेरहम जानवर इंसान ही होता है। और बाकी जानवरों की तरह इंसान इन्हें भी चिड़ियाघर में रख के पैसे कमाते, और यही वजह है इन्हें और इनकी जाति के जीवों को इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए उकसाती। साथ ही टितनोबा इंसानी शिकारियों से बच नहीं पाते, जो लोग उन्हें मारकर उनके खाल को बाजार में बेचते। इसके अलावा अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो इतने बड़े जीव के होने से एनिमल किंगडम में भी काफी दहशत का माहौल होता। साथ ही अगर ये लंबे समय तक एक जगह रहते तो उस जंगल को ये कुछ सालों के अंदर ही खाली कर देते। इसके अलावा जंगल के राजा का खिताब हमारे किस्से कहानियों में शेर को नहीं बल्कि टितनोबा को दिया जाता, जिसकी वजह से ये जीव किसी भी जीव को अपना भोजन बनाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। और इन हालातों में हमारी इकोसिस्टम की फूड चेन में काफी दिक्कत आती, जिसके चलते कई सारे जानवर या तो विलुप्त हो जाते या विलुप्त होने की कगार पर होते। हमारी खुद एक रिसर्च के हिसाब से कुछ जीव काफी जल्दी ही विलुप्त हो जाते, जैसे कि वेल, शार्क, जायंट आर्मेटिलो, मिंटिस, डॉल्फिन, चीता, शेर और जैगुआर जैसे जीव। टितनोबा से बचने के लिए बड़े बड़े जानवर धीरे धीरे दूसरी जगहों पर प्रस्थान करते, जिसके चलते ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टितनोबा नाम के दानव का घर बन जाता। लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसके चलते समुद्र के अंदर और कई छोटे छोटे तालाब के अंदर काई लगनी शुरू हो जाती, जो धीरे धीरे फ्लोरा फौना को पूरी तरह से समाप्त कर देती। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अमेज़न के जंगलों पर पड़ता। साथ ही ये लंबे समय तक एक जगह रहते तो इस पूरे जंगल के अंदर रहने वाले जीवों को अपना आहार बना लेते। उसके बाद जब एक जगह कोई पशु या जीव बाकी नहीं बचता, फिर वो दूसरी जगह प्रस्थान करते। इस तरह धीरे धीरे करके वो एक के बाद एक जंगल को समाप्त कर देते। और जब जंगल पूरी तरह से समाप्त हो जाते तो उसके बाद वो मजबूर होकर इंसानों के इलाकों की तरफ प्रस्थान करते। वो उन ग्रामीण इलाकों के लोगों को और जानवरों को अपना आहार बनाते जो वहां मौजूद होते। फिर उसके बाद ये नहीं रुकते और धीरे धीरे करके ये शहरों की तरफ आना भी शुरू हो जाते, जो इंसानी नस्ल के लिए काफी खतरनाक साबित होता, क्योंकि उसके बाद वो इंसानों को भी मजबूरी में अपना आहार बना लेते। भले ही एक इंसान से उनकी भूख मिटती नहीं, वो पूरे परिवार को ही अपना आहार बनाने लगते। अगर बात क्रोनोसॉरस की करें तो आज के वातावरण में इनका जीवित रहना काफी मुश्किल हो जाता और धीरे धीरे उनकी खुद की ही नस्ल विलुप्त होने की कगार पर आकर खड़ी हो जाती। अगर ये इस वातावरण से बच भी जाते तो आज के समय में ये भूख से मर जाते, क्योंकि मरीन लाइफ में इसे आज के समय पर अपने आकार का भोजन ही नहीं मिल पाता। डायनासोर के जमाने में एक टर्टल भी बड़े टेबल के जितना बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज के समय में टर्टल काफी छोटे छोटे आकार के होते हैं। इसके चलते ये जीव काफी तेजी से समुद्र के अन्य जीवों का शिकार करना शुरू कर देता, जो कि मरीन लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित करता। ये जीव समुद्री कछुए के साथ साथ बड़े जीवों का भी शिकार काफी तेजी से करता है, जैसे वेल, डॉल्फिन, शार्क, क्रोकोडाइल और बड़ी मछलियां। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो इसके सामने समुद्र का कोई भी जीव आता तो ये उसे बड़े ही आराम से मार के उसे अपना भोजन बना लेता, जिसके चलते मछलियों की काफी सारी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे आ जाती। इन सब के विलुप्त होने से जलवायु पे इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता, क्योंकि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए कोई समुद्री जीव जिंदा ही नहीं बचता। इसके अलावा मछुआरे भी इस जीव के डर से समुद्र के अंदर जाने से डरते, और जब समुद्र के अंदर मछलियां ही नहीं बचती तो बेरोजगार भी हो जाते। साथ ही समुद्री जहाजों को भी काफी मजबूत बनाना पड़ता, ताकि इस जीव के मजबूत जबड़े शिप्स के ऊपर अटैक न कर सकें। इसके साथ ही हमारी जल सेना को भी इससे काफी परेशानी होती। उन्हें पड़ोसी देशों के साथ साथ इस समुद्री दानव से भी सतर्क रहना पड़ता। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।